हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और साथ ही स्वागत है हमारे इस महा सीरीज में। तो क्लास 11th है हिस्ट्री एनसीईआरटी की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम अध्याय 7 को देखेंगे, जो है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं, ये भूमिका बताया गया है कि कैसे कैसे क्या हुआ, क्या क्या परिवर्तन हुए। तो इसको एक बार देख लेते हैं। 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के अनेक देशों में नगरों की संख्या बढ़ रही थी। यह विशेष प्रकार की नगरीय संस्कृति विकसित हो रही थी। नगर के लोग अब यह सोचने लगे थे कि गांव के लोगों से अधिक सभ्य हैं। यानी अब जो नगरों में रह रहे थे वो ये सोच रहे थे कि अब तो हम गांव वालों से बहुत अधिक आगे निकल गए हैं, हम सभ्य हो गए हैं, पढ़ने लिखने में भी आगे हैं, हर चीज़ में आगे निकल गए हैं। जो कि आज भी ये धारणाएं हमको देखने को मिल जाती हैं कि जो बच्चा शहर में चला जाता है, हालांकि मैं ये नहीं कह रही हूँ सभी, मतलब 5% 2-4% लोग होते हैं ना कि शहर में जाते ही उनके पैर ज़मीन पे नहीं रहते, उनको लगता है कि अब वो शहर जा कर के सब कुछ जान गए हैं। तो सेम चीज़ें यही यहाँ पर बताई जा रही हैं। नगर खासकर फ्लोरेंस, वेनिस और रोम कला और विद्या के केंद्र बन गए। नगरों को राजाओं और चर्च में थोड़ी बहुत स्वायत्तता मिली थी। नगर कला और ज्ञान के केंद्र बन गए। अमीर और अभिजात वर्ग के लोग कलाकारों और लेखकों के आश्रयदाता थे। इसी समय मुद्रण के आविष्कार से अनेक लोगों को, चाहे वह दूर दराज नगरों या देशों में रह रहे हों, छपी हुई पुस्तकें उपलब्ध होने लगी। यूरोप में इतिहास की समझ विकसित होने लगी और लोग अपने आधुनिक विश्व की तुलना यूनानी व रोमन प्राचीन दुनिया से करने लगे थे। अब यह माना जाने लगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपना धर्म चुन सकता है। चर्च के पृथ्वी के केंद्र संबंधी विश्वासों को वैज्ञानिकों ने गलत सिद्ध कर दिया, चूँकि वे अब सौर मंडल को समझने लगे थे। नवीन भौगोलिक ज्ञान के इस विचार को उलट दिया कि भूमध्य सागर विश्व का केंद्र है। इस विचार के पीछे यह मान्यता रही थी कि यूरोप विश्व का केंद्र है। तो यहाँ से कुछ भी नहीं, बस एक भूमिका बताई गई है, तो इसे आप छोड़ सकते हैं। ये भी कुछ नहीं है, इसे भी आप छोड़ दीजिए, इसे भी छोड़ सकते हैं। यहाँ से देख लेते हैं, इटली के नगरों का पुनरुत्थान। पढ़ेंगे तो सब हम लोग, लेकिन जो इम्पोर्टेंट रहेगा केवल उसी को हम लोग हाईलाइट करते हुए चलेंगे। पश्चिमी रोम साम्राज्य के पतन के बाद इटली के राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्रों का विनाश हो गया। कब हो गया? तो ये कह रहा है, जब पश्चिमी रोम साम्राज्य का पतन हुआ तो राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्रों का भी विनाश हो गया। इस समय कोई भी एकीकृत सरकार नहीं थी और रोम का पोप, जो अपने राज्य में बेशक सार्वभौम था, समस्त यूरोपीय राजनीति में इतना मजबूत नहीं था। एक अरसे से पश्चिमी यूरोप के क्षेत्र सामंती संबंधों के कारण नया रूप ले रहे थे और लातिनी चर्च के नेतृत्व में उनका एकीकरण हो रहा था। इसी समय पूर्वी यूरोप बाइजेंटाइन साम्राज्य के शासन में बदल रहा था। उधर कुछ और पश्चिम में इस्लाम एवं सांझी सभ्यता का निर्माण कर रहा था। इटली एक कमजोर देश था और अनेक टुकड़ों में बटा हुआ था, परंतु इन्हीं परिवर्तनों ने इतावली संस्कृति के पुनरुत्थान में सहायता प्रदान की। तो यहाँ से भी हमारा कुछ नहीं है। बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देशों के बीच व्यापार के बढ़ने से इटली के तटवर्तीय बंदरगाह पुनर्जीवित हो गए। 12वीं शताब्दी में जब मंगोलों ने चीन के साथ रेशम मार्ग से व्यापार आरंभ किया तो इसके कारण पश्चिमी यूरोपीय देशों के व्यापार को बढ़ावा मिला। इसमें इटली के नगरों ने मुख्य भूमिका निभाई। अब वे अपने को एक शक्तिशाली साम्राज्य के अंग के रूप में ही नहीं देखते थे, बल्कि स्वतंत्र नगर राज्यों का एक समूह मानते थे। तो यहाँ से भी कुछ भी नहीं है आपका, ठीक है। रेशम मार्ग तो ऑब्वियसली आप लोग जानते ही होंगे कि एनसीईआरटी में स्टार्टिंग से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसे भी पढ़ने से कोई मतलब है नहीं, जितना जल्दी हो सकेगा इसको हम लोग ख़त्म करेंगे, क्योंकि जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है 12th क्लास की एनसीईआरटी, जिसमें सारी चीज़ें आपकी दी गई हैं। ये जैसे कि स्तंभरारी, स्थायी बंदोबस्त, ये सब बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। नील विद्रोह, जितनी भी मतलब क्वेश्चन कह सकते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आपका आता है, ठीक है। तो उसको हम देखेंगे। हालांकि इसमें से भी क्वेश्चन आता है, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। 6 चैप्टर तक हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं और वहाँ से मैंने आपको बताया है विथ एग्जाम्पल के साथ कि कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वहाँ से भी, ठीक है। तो इसको भी आप इग्नोर मत कीजिएगा, इसे भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि शब्दावलियाँ इसी में ज़्यादा दे रखी हैं।
यहाँ भी कोई वो नहीं है, शब्दावली नहीं है, ये भी आप छोड़ सकते हैं। हाँ, यहाँ पर एक शब्दावली दी गई है, रेनेसा व्यक्ति। यहाँ पर बस आपसे इतना ही पूछेगा कि रेनेसा किसे कहते थे। तो इसका इसका जो अभिप्राय है इस शब्द का, तो ये उस मनुष्य के लिए उपयोग किया जाता था जिसकी अनेक रुचियाँ होती थीं और वो अनेक हुनर में महारत प्राप्त, उसे अनेक हुनर में महारत भी प्राप्त होती थी, जैसे कि ऑलराउंडर। तो रेनेसा का मतलब ऑलराउंडर, कई उसकी रुचियाँ होती थीं और उस अनेक रुचि में, अनेक हुनर में इसको महारत हासिल था। पुनर्जागरण काल में अनेक महान लोग हुए जो अनेक रुचियाँ रखते थे और कई कलाओं में कुशल थे। उदाहरण के लिए एक ही व्यक्ति विद्वान, कूटनीतिज्ञ, धर्मशास्त्र और कलाकार हो सकता था। तो रेनेसा जो शब्द है, जो शब्दावली है, ये किसके लिए यूज की गई है? तो ऑलराउंडर व्यक्ति के लिए। ऐसे अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आप वहाँ पर एग्जाम में अगर आपको ऑप्शन दिखेगा भी तो आप अच्छे से आंसर को कर ले जाएंगे। यहाँ कोई शब्दावली नहीं है तो इसे छोड़ दीजिए। यहाँ भी नहीं है, ये भी छोड़ सकते हैं। इसे देख लेते हैं, विज्ञान और दर्शन, अरबियों का योगदान। पूरे मध्यकाल में ईसाई गिरजाघरों और मठों के विद्वान यूनानी और रोमन विद्वानों की कृतियों से परिचित थे, पर इन लोगों ने इन रचनाओं का प्रचार प्रसार नहीं किया। 14वीं शताब्दी में अनेक विद्वानों ने प्लेटो और अरस्तु के ग्रंथों से अनुवादों को पढ़ना शुरू किया। इसके लिए वे विद्वानों के ऋणी नहीं बल्कि वे अरब के अनुवादकों के ऋणी थे, जिन्होंने अतीत की पांडुलिपियों का संरक्षण और अनुवाद सावधानीपूर्वक किया था, जबकि एक और यूरोप के विद्वान यूनानी ग्रंथों के अरबी अनुवादों का अध्ययन कर रहे थे। दूसरी ओर यूनानी विद्वान अरबी और फारसी विद्वानों की कृतियों को अन्य यूरोपीय लोगों के बीच प्रसार के लिए अनुवाद कर रहे थे। यह ग्रंथ प्राकृतिक विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, औषधि विज्ञान और रसायन विज्ञान से संबंधित थे। टॉलेमी के अलमजेस्ट ग्रंथ जो 140 ईस्वी के पूर्व यूनानी भाषा में लिखा गया था और बाद में इसका अरबी में अनुवाद हुआ था। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि ये अलमजेस्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, यहाँ पर आपको यही नोट डाउन करना है। मैं साइड में कर दे रही हूँ और क्वेश्चन फॉर्म में कर रही हूँ। जैसे आपसे पूछ लेगा कि अलमजेस्ट निम्नलिखित में से किसकी रचना है, तो किसकी है? यह है टॉलेमी की। ठीक है, यह कह देगा कि 3-4 बुकों का नाम दे देगा और पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से टॉलेमी की रचना कौन सी है, तो वो कौन सी होगी? अलमजेस्ट। तो दोनों तरीके से घुमा के आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर यहाँ पर बीच में आपका कुछ नहीं है। यहाँ पर एक शब्दावली दी गई है, फैलसूफ का मतलब क्या होता था? दार्शनिक ज्ञान। तो यहाँ पर अपना नोट डाउन कर लेंगे आप, फैलसूफ क्या होता था? इसका मतलब दार्शनिक ज्ञान। ठीक है, यहाँ हटा सकते हैं आप, कुछ नहीं है। इसे भी बिल्कुल ही छोड़ सकते हैं। यहाँ भी कुछ नहीं, इनके मूर्तियों, जो कलाकार थे मूर्ति बनाते हैं, उनके बारीकियों के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से वे मूर्ति बनाते थे। ये भी छोड़िए, यहाँ से अभी अब तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अब सीधे यहाँ पर आ जाइए। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट नहीं था मैंने छोड़ दिया उसको, आपको पीडीएफ भी सेंड कर दिया जाएगा ग्रुप में। तो यहाँ पर जो कॉपरनिकसीय क्रांति है, ये जियोग्राफी में पूछ लेता है स्टेट पीसीएसओ में, और क्या पता कि यूपीएससी में भी स्टेटमेंट डाली थी आपका। तो यहाँ से हम देखेंगे कि क्या इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर कह रहा है कि ईसाइयों की यह धारणा थी कि मनुष्य पापी है। इस पर वैज्ञानिकों ने पूर्णतः अलग दृष्टिकोण से आपत्ति की।
यूरोपीय विज्ञान के क्षेत्र में एक युगांतरकारी परिवर्तन मार्टिन लूथर के समकालीन कोपरनिकस के काम से आया। तो ध्यान देंगे यहाँ पर आपसे ये पूछ लेगा कि मार्टिन लूथर के समकालीन निम्नलिखित में से कौन थे, तो वो थे कोपरनिकस। ईसाइयों का यह विश्वास था कि पृथ्वी पापों से भरी हुई है और पापों की अधिकता के कारण वह स्थिर है। पृथ्वी ब्रह्मांड के बीच में स्थिर है जिसके चारों ओर खगोलीय ग्रह घूम रहे हैं। कोपरनिकस ने यह घोषणा की कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो यदि आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को उठा करके देखा होगा, चाहे वो बीपीएससी हो या एमपीएससी हो या फिर यूपीपीसीएस हो, इनमें यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो ये ध्यान देंगे यहाँ से, ठीक है। ये PYQ है, तो इसे एक बार ध्यान रखेंगे किसने कहा था। तो इसमें 3-4 लोगों का नाम दे देता है, तो ध्यान देंगे किसने कहा था, कोपरनिकस ने कहा था, ठीक है। आर्यभट्ट वगैरह सबका नाम देता है, तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि ये कोपरनिकस ने कहा था। कोपरनिकस एक निष्ठावान ईसाई थे, तो ध्यान देंगे ये भी कि कोपरनिकस निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंध रखते थे, तो वे ईसाई थे। और वह इस बात से भयभीत थे कि उनकी इस नई खोज से परंपरावादी ईसाई धर्माधिकारियों में घोर प्रतिक्रिया उत्पन्न हो सकती है। यही कारण था कि वह अपनी पांडुलिपि दी रिवोल्यूशनिबस परिभ्रमण को प्रकाशित नहीं करना चाहते थे। जब वह अपनी मृत्यु शैया पर पड़े थे तब उन्होंने यह पांडुलिपि अपने अनुयायी जोसिम रिटिकस को सौंप दी। उनके इन विचारों को ग्रहण करने में लोगों को थोड़ा समय लगा। काफ़ी समय बाद यानी आधी शताब्दी से अधिक समय बीतने पर खगोल शास्त्री जोहान्सन केपलर तथा गैलीलियो गैलीली ने अपने लेखों द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी के अंतर को समाप्त कर दिया। केपलर ने अपने ग्रंथ कॉस्मोग्राफिकल, तो ध्यान देंगे यहाँ पर कॉस्मोग्राफिकल किसकी रचना है, तो वो है केपलर की, ठीक है। तो केपलर ने अपने ग्रंथ कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री में कोपरनिकस के सूर्य केंद्रित सौरमंडलीय सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार रूप में नहीं बल्कि दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमा करते हैं। तो ये भी ध्यान देंगे। तो किसने कहा कि जो पृथ्वी है या जो सारे ग्रह हैं वे सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार रूप में नहीं घूमते हैं बल्कि दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमा करते हैं। तो किसने कहा था, तो ये कहा था आपका केपलर ने, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ तो एक तो सबसे पहले कोपरनिकस का लिखिए, कोपरनिकस। कोपरनिकस इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि पृथ्वी सहित सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। चारों ओर वृत्ताकार, वहाँ पर उन्होंने कहा ना कि वृत्ताकार नहीं बल्कि दीर्घ वृत्ताकार करते हैं। तो वृत्ताकार परिक्रमा करते हैं, ठीक है। फिर इसी को केपलर ने क्या बोला, केपलर, ये देखिए 2 स्टेटमेंट एक ही जगह आ रहे हैं, तो कोई भरोसा नहीं है कि यूपीएससी दोनों को क्या करे, एक ही साथ मिला करके कोपरनिकस को केपलर कर दे और केपलर को कोपरनिकस कर दे। तो ये आपको ध्यान देना है। तो केपलर ने क्या कहा कि पृथ्वी सहित सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर या मार्ग पर परिक्रमा करते हैं।
ठीक है। तो विशेष कर इन दोनों को आप ध्यान में देंगे। इन्होंने कहा कि वृत्ताकार, किसने कहा? कोपरनिकस ने। लेकिन केपलर ने कहा कि नहीं, ये दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमा करते हैं। और ये जो सिद्धांत है किस पुस्तक में इन्होंने दिया? कभी कभी ये भी पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से केपलर के अनुसार पृथ्वी सहित सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमा करते हैं, निम्नलिखित में से किस पुस्तक से लिया गया है या किस पुस्तक में दिया गया है? तो ध्यान देंगे, इनकी पुस्तक भी यहाँ पर लिख लीजिए। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री, या हिंदी में आपका दे देगा खगोलीय रहस्य। तो ये दोनों ही अगर नाम दें तो दोनों नाम को आपको ध्यान में रख करके चलना है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका। और इन्होंने ही जो कोपरनिकस के सिद्धांत थे उनको इन्होंने ही लोकप्रिय बनाया था, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तीसरा आपको क्या ध्यान में रखना है कि गैलीलियो ने अपने ग्रंथ दी मोशन में गतिशील विश्व के सिद्धांत की पुष्टि की। तो अब यहाँ से आपको एक और नोट डाउन करते हुए चलना है कि गतिशील यहाँ पर लिख दें, गतिशील विश्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो किया गया गैलीलियो के द्वारा। गैलीलियो के द्वारा। और इनकी अगर हम पुस्तक देखें तो पुस्तक किसमें? तो दी मोशन में, दी मोशन। ठीक है, तो यहाँ से इतनी सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करके चलनी है, क्योंकि यहाँ से कई सारे स्टेटमेंट आपके एक ही साथ दिए गए हैं, तो संभवतः यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। आगे कह रहा है कि विज्ञान के जगत में इस क्रांति ने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के साथ अपनी प्रकाष्ठा की ऊंचाई को छू लिया। तो ध्यान देंगे, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? आप सभी को पता है कि न्यूटन ने दिया था। ठीक है, तो इसे भी नोट डाउन यहाँ पर कर लेंगे। तो इस तरीके से आपका यहाँ से इतने सारे क्वेश्चंस निकल रहे हैं। अब देखते हैं ब्रह्मांड का अध्ययन। गैलीलियो ने एक बार टिप्पणी की कि बाइबिल जिस स्वर्ग का मार्ग आलोकित करता है वह स्वर्ग किस प्रकार चलता है, उसके बारे में कुछ नहीं बताता। इस विचारकों ने हमें बताया कि ज्ञान विश्वास से हटकर अवलोकन एवं प्रयोगों पर आधारित है। जैसे जैसे इन वैज्ञानिकों ने ज्ञान की खोज का रास्ता दिखाया, वैसे वैसे भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के क्षेत्र में अनेक प्रयोग और अन्वेषण कार्य बहुत तेजी से पनपने लगे। इतिहासकारों ने मनुष्य और प्रकृति के ज्ञान के इस नए दृष्टिकोण को वैज्ञानिक क्रांति का नाम दिया। तो यहाँ से आपका भी कुछ नहीं है। परिणाम स्वरूप संदेहवादियों और नास्तिकों के मन में सारे सृष्टि की रचना के स्रोत के रूप में प्रकृति ईश्वर का स्थान लेने लगी। यहाँ तक कि वे लोग जिन्होंने ईश्वर में अपने विश्वास को बरकरार रखा, वे भी एक दूरस्थ ईश्वर की बात करने लगे जो भौतिक दुनिया में जीवन को प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित नहीं करता था। इस प्रकार के विचारों को वैज्ञानिक संस्थाओं के माध्यम से लोकप्रिय बनाया गया, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र में एक नई वैज्ञानिक संस्कृति की स्थापना हुई। 1670 में बनी पेरिस अकादमी और 1662 में वास्तविक ज्ञान के प्रसार के लिए लंदन में गठित रॉयल सोसाइटी ने लोगों की जानकारी के लिए व्याख्यानों का आयोजन किया और सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रयोग करवाए। तो यहाँ से भी आपका कुछ भी नहीं है। और ये जो टोटली आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जो पुनर्जागरण का काल है इससे आपका मेंस में क्वेश्चन पूछता है, प्री में यहाँ से नहीं पूछेगा। ठीक है, बहुत सारी कहानियाँ हैं इसके पीछे। ये लोग पुनर्जागरण के काल को बोलते थे कि ये सृजन का काल है, कलाओं का काल है, गतिशीलता का काल है, विकास का काल है। लेकिन मध्यकाल को वहीं बोलते थे कि मध्यकाल जो है वो अंधकारमय काल है। तो ये सारी चीज़ें हम मेंस के हिसाब से पढ़ेंगे। तो यहाँ से बस एक कहानी है, ठीक है, ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसे हम छोड़ देते हैं। यहाँ भी कुछ नहीं है, वही कहानी है। तो इस तरीके से ये आपका
ख़त्म हो गया चैप्टर, सीधा 8वें पे आते हैं, संस्कृतियों का टकराव। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं देख लेती हूँ पहले, फिर हाईलाइट करके आपको बता देती हूँ। इसे एक बार पढ़ते हैं। कैरिबियन द्वीप समूह और ब्राज़ील के जन समुदाय। यहाँ दिया है अरावाकी लुकायो समुदाय के लोग कैरिबियन सागर में स्थित छोटे छोटे सैकड़ों द्वीप समूहों और बृहत्तर एंटीलीज में रहते थे। कैरिब नाम के एक खुखार कबीले ने उन्हें लघु एंटीलीज प्रदेश से खदेड़ दिया। इसके विपरीत अरावाक लोग ऐसे थे जो लड़ने की बजाय बातचीत से झगड़ा निपटाना पसंद करते थे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि अरावाक लोग जो होते थे ये लड़ते नहीं थे, बल्कि बातचीत से झगड़ा निपटाना जानते थे। ये शांति प्रिय थे। ठीक है, वे कुशल नौका निर्माता थे। तो ध्यान देंगे यहाँ से, ये भी पूछ लेगा, ऐसे दे देगा आपके कि वे कुशल नौका निर्माता थे, वे लड़ाई नहीं करते थे, लड़ाई के बदले वे बातचीत से झगड़ा सुलझाते थे। और नीचे देगा कि निम्नलिखित में से ये किसके बारे में कहा गया, मतलब किसके बारे में कहा जा रहा है या किससे संबंधित है। तो 4-5 जनजातियों का नाम दे देगा। तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ये क्या क्या करते थे। तो एक तो ये झगड़ा नहीं करते थे, ठीक है। दूसरी, ये नाव बनाने में कुशल थे और डोंगियों में बैठकर खुले समुद्र में यात्रा करते थे। तो यहाँ से उठा देगा आपका, क्योंकि बिल्कुल पूरा स्टेटमेंट यहाँ से बन रहा है। वे खेती, शिकार और मछली पकड़कर अपना जीवन निर्वाह करते थे। वे खेती में वे मक्का, मीठे आलू और अन्य किस्म के कंदमूल का कसावा उगाते थे। अरावाक संस्कृति के लोगों का मुख्य सांस्कृतिक मूल्याधार यह था कि वे सब एक साथ मिलकर खाद्य उत्पादन करें और समुदाय के प्रत्येक सदस्य को भोजन प्राप्त हो। वे अपने वंश के बुजुर्गों के अधीन संगठित रहते थे। मतलब कितना अच्छा चीज़ है यहाँ पर, मतलब संस्कार, सभ्यता ये दिख रहा है। उनमें बहुविवाह प्रथा प्रचलित थी। तो ये भी ध्यान देंगे, बहुविवाह प्रथा जो थी इनमें प्रचलित थी। वे जीववादी थे। अन्य अनेक समाजों की तरह अरावाक समाज में भी समन लोग कष्ट निवारकों और इहलोक तथा परलोक के बीच मध्यस्थों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। तो आपको बस इनकी क्या विशेषताएं हैं वो ध्यान रखनी है। जैसे यहाँ पर अगर आप नोट डाउन करेंगे तो ऐसे लिख देंगे, अरावाक समुदाय, ठीक है, लिख देंगे यहाँ पर ऐसे, और फिर कर देंगे यहाँ शांति प्रिय लोग, ठीक है। झगड़ा बात से सुलझाते थे, लड़ाई से नहीं, ठीक है। फिर नौका बनाने में कुशल, ये लिख देंगे। भोजन, खेती, मछली, पशुओं और कंदमूल, ये सब खाते थे, ठीक है। इनके भोजन का ये स्रोत था। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर लिख देंगे, अपने वंश के बुजुर्गों के अधीन रहते थे, ठीक है। और फिर लास्ट लिख देंगे कि इनमें बहु विवाह प्रचलित था। तो यहाँ पर क्या करेगा कि इतने सारी चीज़ें दे देगा और फिर नीचे 3-4 जैसे कि बना देगा, ए में बना देगा आपका। जैसे कि एक यहीं पर दिया है, एक समुदाय कौन सा है यहाँ पर देखिए, कैरिब, ठीक है। दूसरा कर देगा आपका बद्दू, तीसरा आपका कर देगा पिग्मी जनजाति, पिग्मी समुदाय के भी लोग होते हैं, और चौथा कर देगा आपका ये जो है, कौन से हैं ये, अरावाकी। और यहाँ पर आपको इतना लिख के कह देगा कि निम्नलिखित में से किसके बारे में बताया जा रहा है, या निम्नलिखित में से ये किससे संबंधित हैं। तो आपका आंसर होगा अरावाकी, ठीक है। तो इस तरीके के स्टेटमेंट उठ जाते हैं। आप यूपीएससी के अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो इसमें आपको पता लग जाता होगा, ठीक है।
अरवाक लोग सोने के गहने पहनते थे और यूरोप वासियों की तरह सोने को उतना महत्व नहीं देते थे। तो ध्यान देंगे यहाँ पर आपसे कर देगा क्वेश्चन में कि अरावाक लोग, यहाँ पर सोना है तो यहाँ पर चांदी कर देगा, ठीक है, तो वो गलत है। तो अरावाक लोग सोने के गहने पहनते थे और यूरोप वासियों की तरह सोने को उतना महत्व नहीं है यहाँ पर, तो कह देगा यूरोप वासियों की तरह ही वो सोने को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे, ठीक है, घुमा देगा। जबकि यहाँ पर क्या है कि यूरोप वासी भी सोने के महत्व नहीं देते थे और ये लोग भी सोने को महत्व नहीं देते थे। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रख करके चलनी है। उन्हें अगर कोई यूरोपवासी सोने के बदले कांच के मनके दे देता था तो वे खुश होते, क्योंकि उन्हें कांच का मनका ज़्यादा सुंदर दिखाई देता था। उनमें बुनाई की कला बहुत विकसित थी। हैमक यानी झूले का इस्तेमाल उनकी एक विशेषता थी जिसे यूरोपीय लोगों ने बहुत पसंद किया। तो हैमक क्या था? तो हैमक झूला था। तो ये भी ध्यान देंगे, ये शब्दावली है। हैमक क्या था? झूला था। अरवाकों का व्यवहार बहुत उदारपूर्ण होता था और वे सोने की तलाश में स्पेनी लोगों का साथ देने के लिए सदा तैयार रहते थे। लेकिन आगे चलकर जब स्पेन की नीति क्रूरतापूर्ण हो गई तब उन्होंने उसका विरोध किया, परंतु उन्हें उसके विनाशकारी परिणाम भुगतने पड़े। स्पेनी लोगों के संपर्क में आने के बाद कोई 25 साल के भीतर ही अरावकों और उनकी जीवन शैली पर लगभग सत्यानाश ही हो गया। तुपिनाम्बा कहे जाने वाले लोग दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी समुद्र तट पर और ब्राज़ील नामक पेड़ों के जंगलों में बसे हुए गांव में रहते थे। तो ये भी ध्यान देंगे। तुपिनाम्बा क्या थे? तो ये दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी समुद्र तट पर रहते थे और ये जंगलों में बसे गांव में रहते थे, ठीक है। ब्राज़ील पेड़ के नाम पर ही एक पेड़ काटने का कुल्हाड़ बनाने के लिए, अच्छा ठीक है। वे खेती के लिए घने जंगलों का सफाया नहीं कर सके क्योंकि पेड़ काटने का कुल्हाड़ा बनाने के लिए उनके पास लोहा नहीं था। लेकिन उन्हें बहुतायत से फल, सब्जियां और मछलियां मिल जाती थीं, जिससे उन्हें खेती पर निर्भर नहीं होना पड़ा। जो यूरोपवासी उनसे मिले वे उनकी खुशहाल आज़ादी को देखकर उनसे ईर्ष्या करने लगे, क्योंकि वहाँ न कोई राजा था, न सेना और न ही कोई चर्च और उनकी ज़िंदगी को नियंत्रित कर सके। यानी वहाँ पर कोई सेना नहीं था, किसी भी प्रकार के जो है लोग उन पर अधिकार करने वाले नहीं थे। तो इसलिए जो यूरोपीय थे वो ईर्ष्या करते थे कि ये इतने आज़ादी से रहते हैं, इतने अच्छे से रहते हैं और इन पर कोई भी ऐसा नहीं है जो नियंत्रण करे। मध्य और दक्षिणी अमेरिका की राज्य व्यवस्थाएं देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन घुमा फिरा के स्टेटमेंट दे देता है। तो कैरेबियन और ब्राज़ील क्षेत्रों के विपरीत मध्य अमेरिका में कुछ अत्यंत सुगठित राज्य थे। वहाँ मक्के की उपज उनकी आवश्यकता से अधिक होती थी और एज़टेक, माया और इंका जन समुदायों की शहरीकृत सभ्यताओं का आधार बनी। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर आपसे पूछ लेगा एज़टेक, माया और इंका का संबंध किससे है। तो देख करके तो यूँ लग रहा है कि कोई जैसे कि मुद्रा है, तो ध्यान देंगे ये मुद्रा नहीं है, ये जन समुदाय है। तो ये यहाँ पर एज़टेक से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा भी है, हालांकि मुझे याद नहीं आ रहा है, यूपीएससी में ही पूछा गया है। तो एक बार आप लोग इसको देख लीजिएगा कि कौन से साल में कहाँ पूछा गया है। तो ये यूपीएससी में ही, ठीक है, इतना मुझे पता है। तो एज़टेक, माया और इंका ये जन समुदाय थे, ठीक है। तो एज़टेक के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। 12वीं शताब्दी में एज़टेक लोग उत्तर से आकर मैक्सिको की मध्यवर्ती घाटी में बस गए थे। उन्होंने अनेक जनजातियों को परास्त करके अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया और उन पराजित लोगों से नजराना वसूल करने लगे। एज़टेक समाज श्रेणीबद्ध था। अभिजात वर्ग में वे लोग शामिल थे जो उच्च कुलोत्पन्न पुरोहित थे अथवा जिन्हें बाद में यह प्रतिष्ठा प्रदान कर दी गई थी। पुश्तैनी अभिजातों की संख्या बहुत कम थी और वे सरकार, सेना तथा पुरोहित्व कर्म में ऊंचे पदों पर आसीन थे। अभिजात लोग अपने में से एक सर्वोच्च नेता चुनते थे जो आजीवन शासक बना रहता था। ये देखिए, आजीवन शासक बना रहता था। राजा पृथ्वी पर सूर्य देवता का प्रतिनिधि माना जाता था। योद्धा, पुरोहित और अभिजात वर्गों को सबसे अधिक सम्मान दिया जाता था, लेकिन व्यापारियों को भी अनेक विशेषाधिकार प्राप्त थे और उन्हें अक्सर सरकारी राजदूतों और गुप्तचरों के रूप में सेवा करने का मौका दिया जाता था।
तो यहाँ से कई चीज़ें हैं, जैसे कि कर देगा कि एज़टेक समाज श्रेणीबद्ध था, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, ऐसे करके दे देगा। फिर कर देगा कि अभिजात लोग अपने में से ही एक सर्वोच्च नेता चुनते थे जो आजीवन शासक बना रहता था। दूसरा ये कर देगा, दूसरा स्टेटमेंट कर देगा। और तीसरा कर देगा कि राजा पृथ्वी पर सूर्य देवता का प्रतिनिधि माना जाता था। ठीक है, ये तीसरा कर दिया आपका। चौथे में घुमा देगा, चौथे में कर देगा कि योद्धा, पुरोहित और अभिजात वर्गों को सबसे अधिक सम्मान दिया जाता था, लेकिन व्यापारियों को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं थे। तो इस तरीके से क्या करेंगे आप कि कर देंगे, हाँ हो सकता है जब इन्हीं तीनों को दिया जा रहा है इसको ना दिया जा रहा हो। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर अगर क्वेश्चन बनाऊँ, बहुत बढ़िया यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है, 3 चारों दे दिया है। तो यहाँ पर कर देगा कि निम्नलिखित में से एज़टेक समाज, ऐसे कर देगा, एज़टेक समाज ऊपर कर देगा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, ऐसे कर देगा पहला। और एज़टेक समाज ऐसे करके फिर पहला दे देगा आपका, पहला यही आपका दे देगा कि एज़टेक समाज श्रेणीबद्ध था। एज़टेक समाज श्रेणीबद्ध था। ठीक है, दूसरा दे देगा आपका इनके द्वारा चुना गया राजा, इनके द्वारा चुना गया राजा आजीवन शासक बना रहता था। ठीक है, तीसरा कर देगा आपका राजा पृथ्वी पर सूर्य देवता का प्रतिनिधि माना जाता था। ठीक है, और चौथा कर देगा आपका, तीसरा ये हो गया, चौथा कर देगा आपका, कर देगा कि इस समाज में योद्धा, पुरोहित और क्या था एक अभिजात वर्गों को सर्वोच्च सम्मान प्राप्त था, जबकि व्यापारियों को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पर फिर क्या कर देगा कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। पहला दे देगा आपका 1 और 2। ठीक है, दूसरा दे देगा आपका 2 3 4, या 4 कर लिए, 1 2 4 कर देगा। तीसरा कर देगा आपका 1 2 3, और चौथा कर देगा आपका 1 2 3 4। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था, तो आपको पता है कि नहीं उनको भी विशेषाधिकार प्राप्त था। तो इस तरीके से आप चौथे को जैसे ही गलत करेंगे आपका आंसर हो जाएगा सी। तो इस तरीके को कुछ भी आपका बन सकता है, और इसमें भी हेर फेर हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर दे दिया है कि इनके द्वारा चुना गया राजा आजीवन शासक बना रहता था। तो आपको लगेगा कि यार कोई राजा है उसको लोग चुन रहे हैं, तो भला आजीवन क्यों बनाएंगे इसको। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, अगर मान लीजिए इसमें 2 नहीं दिया है, 1 4 दिया है, तो आपको लगेगा कि ये गलत है।
तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि ये आजीवन शासक बने रहते थे। दूसरा, यहाँ पर हेर फेर कर सकता है कि सूर्य देवता यहाँ पर किसी और देवता का नाम दे देगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इस समाज में ये तो हो ही गया आपका। तो इस तरीके से आप अगर क्वेश्चन को अच्छे से जो जहाँ पर स्टेटमेंट आपको मिल रहा है 4-5 उसको नोट डाउन कर लेते हैं और बैठ करके थिंकिंग कीजिए कि क्या इससे क्वेश्चन बन सकता है। इससे कम 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे। हालांकि इतना टाइम है नहीं कि क्वेश्चन को यहाँ पर मैं बना के दिखाऊं। आप एक से ही समझ सकते हैं और यहीं से कई सारे क्वेश्चन, आप देखिए दूसरा क्वेश्चन ये हो गया आपका। ठीक है, तो कई सारे आपके क्वेश्चन बन जाएंगे यहाँ से। तो आपको उस चीज़ को ध्यान में रख करके चलना है और इसको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। क्योंकि एनसीईआरटी से हमेशा क्वेश्चन उठता है और ऐसा तो है नहीं कि मतलब ख़त्म नहीं होता है एनसीईआरटी में क्वेश्चन, वहीं से क्वेश्चन उठता है घुमा फिरा करके। ठीक है, तो देखते हैं आगे। चूंकि एज़टेक लोगों के पास भूमि की कमी थी, इसीलिए उन्होंने भूमि उद्धार किया, जल में से जमीन लेकर इस कमी को पूरा करना। अच्छा, सरकंडे की बहुत बड़ी चटाइयाँ बुनकर और उन्हें मिट्टी तथा पत्तों से ढककर उन्होंने मैक्सिको झील में कृत्रिम टापू बनाए, जिन्हें चिनाम्पा कहते हैं। तो चिनाम्पा क्या था? तो कृत्रिम टापू है, ये कृत्रिम टापू ये बनाए थे, उन्हीं को कहते हैं चिनाम्पा। इन अत्यंत उपजाऊ द्वीपों के बीच नहरें बनाई गईं, जिस पर 1325 में एज़टेक राजधानी टेनोक्टिलान का निर्माण किया गया, जिसके राजमहल और पिरामिड झील के बीच में खड़े हुए बड़े अद्भुत लगते थे। चूँकि एज़टेक शासक अक्सर युद्ध में लगे रहते थे, इसलिए उनके सर्वाधिक भव्य मंदिर भी युद्ध के देवताओं और सूर्य भगवान को समर्पित थे। तो ध्यान देंगे, तो यहाँ पर कर देगा युद्ध के देवता के प्रतिनिधि। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ से फिलहाल है नहीं कुछ, इसे आप छोड़ सकते हैं। साम्राज्य ग्रामीण आधार पर टिका हुआ था। लोग मक्का, फलियाँ, कुम्हड़ा, कद्दू, कसावा, आलू आदि अन्य फसलें उगाते थे। भूमि का स्वामित्व किसी व्यक्ति विशेष का न होकर के कुल के पास होता था। तो देखिए एक स्टेटमेंट ये भी आपका बहुत ही शानदार दिया है कि भूमि पर स्वामित्व किसी एक व्यक्ति का नहीं होता था, बल्कि ये कुल के पास होता था। सार्वजनिक निर्माण कार्यों को सामूहिक रूप से पूरा करवाता था, ये भी बढ़िया है। यूरोपीय कृषि दासों जैसे खेतीहर लोग अभिजातों की जमीनों से जुड़े रहते थे और फसल में से कुछ हिस्से के बदले उनके खेत जोतते थे। गरीब लोग कभी कभी अपने बच्चों को भी गुलामों के रूप में बेच देते थे, लेकिन यह बिक्री आमतौर पर कुछ वर्षों के लिए ही की जाती थी, यानी एक तरीके से बंधुआ मजदूरी, और गुलाम अपनी आज़ादी फिर से खरीद सकते थे। एज़टेक लोग इस बात का पूरा ध्यान रखते थे कि उनके सभी बच्चे स्कूल अवश्य जाएं। कुलीन वर्ग के बच्चे काल में काक में भर्ती किए जाते थे, जहां उन्हें सेनाधिकारी और धार्मिक नेता बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। बाकी सारे बच्चे पड़ोस के तेपोकल्ली स्कूल में पढ़ते थे, जहां उन्हें इतिहास पुराण तो सब छोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये बस भेदभाव बताया गया है अमीर और गरीब में, यहाँ भी कुछ नहीं है आपका। अब वो तो हमने पढ़ लिया एज़टेकों के बारे में। अब हम पढ़ेंगे माया लोग के बारे में, फिर पढ़ेंगे इंका के बारे में। तो ये देखते हैं माया लोग कौन थे। तो मेक्सिको की माया संस्कृति ने 11वीं से 14वीं शताब्दियों के दौरान उल्लेखनीय उन्नति की, लेकिन 16वीं शताब्दी में माया लोगों के पास राजनीतिक शक्ति एज़टेक लोगों की अपेक्षा कम थी। अब देखिए एक स्टेटमेंट कितना बढ़िया यहाँ पर मिल गया। तो ये ध्यान रखेंगे कि जो माया लोग थे इनकी राजनीतिक शक्ति जो थी एज़टेक से कम थी, न कि ज़्यादा। मक्की की खेती उनकी सभ्यता का मुख्य आधार थी और उनके अनेक धार्मिक क्रियाकलाप एवं उत्सव मक्का बोने, उगाने, काटने से जुड़े होते थे। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से अब आपका एक स्टेटमेंट बन जाएगा। खेती करने के तरीके उन्नत और कुशलतापूर्वक पूर्ण थे, जिनके कारण खेतों में बेशुमार पैदावार होती थी। इसके शासक वर्ग पुरोहित और प्रधानों के एक उन्नत संस्कृति का विश्वास करने में सहायता मिली, जिसके अंतर्गत, तो यहाँ से कुछ भी नहीं है, बस ये ध्यान रखेंगे आप ये चीज़। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर नोट डाउन कर दूंगी। तो कह रहा जिसके अंतर्गत वास्तुकला, खगोल विज्ञान और गणित जैसे विषयों की अभिव्यक्ति हुई। माया लोगों के पास अपनी एक चित्रात्मक लिपि थी, लेकिन इस लिपि को अभी तक पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है। तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे, 3 स्टेटमेंट है। ठीक है, 3 है और इन तीनों से कैसे क्वेश्चन बनेगा, ऐसे कर देगा।
वही चीज़ निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथनों पर विचार करें। पहला क्या कर देगा कि माया लोगों के पास राजनीतिक शक्ति स्टेक लोगों अपेक्षा कम था। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट आपका बना देगा कि मक्का की खेती उनकी सभ्यता का मुख्य आधार थी। इस सभ्यता का मुख्य आधार था। ठीक है, तीसरा कर देगा इनकी अपनी एक चित्रात्मक लिपि थी। ठीक है, ये हो गया आपका लिपि थी। अब कर देगा निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। पहला 1 और 2 सही, दूसरा 1 3 सही, चौथा 1 2 3 सही, और तीसरा और चौथा कर देगा केवल 3 सही। तो यहाँ पर तीनों चीज़ें सही हैं, तो आंसर होगा आपका सी। ठीक है, यहाँ पर सी होगा आंसर। तो ध्यान रखेंगे आप। अब यहाँ पर क्या करेगा आपको, यहाँ पर कह रहे कि माया लोगों के पास राजनीतिक शक्ति एस्टेको लोगों की अपेक्षा यहाँ पर कम है ना, तो यहाँ कर देगा कि ज़्यादा था, ज़्यादा था, जो कि गलत है। मक्का यहाँ पर है तो कह देगा कि मक्का नहीं, यहाँ पर किसी और चीज़ को डाल देगा, दाल। दाल कहेगा कि दाल यहाँ की प्रमुख खेती थी, तो ये भी गलत है आपका। इनकी अपनी एक चित्रात्मक लिपि होती थी, तो यहाँ पर कह देगा इनकी अपनी कोई भी लिपि नहीं थी, नहीं थी। या कर देगा इनकी एक चित्रात्मक लिखित जो पढ़ी जा चुकी है, लेकिन यहाँ पर पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, तो ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो छोटी छोटी बारीकियाँ हैं, इन्हीं को आपको ध्यान में रख करके चलना है। ठीक है, तो ऐसे आप कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। इस तरीके के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर घुमा फिरा के तुलना अपेक्षा ऐसे कर देगा। यहाँ पर कह देगा कि तुलना में ज़्यादा था, तुलना में कम था। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें ध्यान में रख करके चलनी है। और ये पूरी तरीके से पढ़ा नहीं गया, ये भी ध्यान रखेंगे। इनकी लिपि होती थी और ये पूरी तरीके से पढ़ा नहीं गया है, तो स्टेटमेंट में आपको दे देगा कि इनकी कोई अपनी लिपि नहीं थी, और दे देगा अगर लिपि थी जिसको पढ़ा जा चुका है, तो भी गलत होगा आपका, क्योंकि सब पूरी तरीके से पढ़ा ही नहीं गया है। ठीक है, अब देखते हैं पेरू के इंका लोग। अब इनके बारे में देखते हैं। पेरू के इंका लोग दक्षिणी अमेरिकी देशज संस्कृतियों में से सबसे बड़ी पेरू में क्वेचुआ या इंका लोगों की संस्कृति थी। 12वीं शताब्दी में प्रथम इंका शासक मैंको कपाक ने कुंजको में अपनी राजधानी स्थापित की थी। 9वें इंका शासक के काल में राज्य का विस्तार शुरू हुआ और अंततः इंका साम्राज्य इक्वाडोर से चिली तक 3000 मील में फैल गया। तो यहाँ से आपका कुछ नहीं है। साम्राज्य अत्यंत केंद्रीकृत था। अब ये ध्यान देंगे, ये एक स्टेटमेंट ये मिला आपका। राजा में ही संपूर्ण शक्ति निहित थी और वह ही सत्ता का उच्चतम स्रोत था। नए जीते गए कबीलों और जनजातियों को पूरी तरह अपने भीतर मिला लिया गया। प्रत्येक प्रजाजन को प्रशासन की भाषा क्वेचुआ बोलनी पड़ती थी। प्रत्येक कबीला स्वतंत्र रूप से वरिष्ठों की एक सभा द्वारा शासित होता था, लेकिन पूरा कबीला अपने आप में शासक के प्रति निष्ठावान था। साथ ही साथ स्थानीय शासकों को उनके सैनिक सहयोग के लिए पुरस्कृत किया जाता था।
इस प्रकार एज़टेक साम्राज्य की ही तरह इंका साम्राज्य इंकाइयों के नियंत्रण वाले एक संघ के समान था। आबादी के निश्चित आंकड़े तो उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि 10 लाख से ज़्यादा लोग इस साम्राज्य में थे। तो यहाँ से जो जो हाईलाइट कर दी मैं, ये इंपॉर्टेंट है, पूरा पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं कि क्या क्वेश्चन बनेगा इसमें। एज़टेक लोगों की तरह इंका भी उच्च कोटि के भवन निर्माता थे। उन्होंने पहाड़ों के बीच इक्वाडोर से चिली तक अनेक सड़कें बनाई थीं। उनके किले शिला पट्टियों को इतनी बारीकी से तराश कर बनाए जाते थे कि उन्हें जोड़ने के लिए गारे जैसी सामग्री की जरूरत नहीं होती थी। वे निकटवर्ती इलाकों में टूटकर गिरी हुई चट्टानों से पत्थरों को तराशने और ले जाने के लिए श्रम प्रधान प्रौद्योगिकी का उपयोग करते थे, जिसमें अपेक्षाकृत अधिक संख्या में मजदूरों की जरूरत पड़ती थी। साथ राजमिस्त्री खंडों को सुंदर रूप देने के लिए सल्क पद्धति का प्रयोग करते थे। तो सल्क पद्धति आप सभी को पता ही होगा, ठीक है, जो प्रभावकारी होने के साथ साथ सरल होती थी। कई शिलाखंड वजन में 100 मीट्रिक टन से भी अधिक भारी होते थे, लेकिन उनके पास इतने बड़े शिलाखंडों को ढोने के लिए पहिएदार गाड़ियां नहीं थी। यह सब काम मजदूरों को जुटाकर बड़ी सावधानी से करवाया जाता था। तो यहाँ भी कुछ भी नहीं है। इंका सभ्यता का आधार कृषि था। उनके यहाँ जमीन खेती के लिए बहुत उपजाऊ नहीं था, ये भी ध्यान रखेंगे। इसीलिए उन्होंने पहाड़ी इलाकों में सीढ़ीदार खेती बनाए और जल निकासी तथा सिंचाई की प्रणालियाँ विकसित की। हाल ही में यह बताया गया है कि 15वीं शताब्दी में इंडियाई आदित्यकाओं में खेती आज की तुलना में काफ़ी अधिक परिणाम में की जाती थी। इंका लोग मक्का और आलू उगाते थे और भोजन तथा श्रम के लिए लामा पालते थे। उनकी बुनाई और मिट्टी के बर्तन बनाने की कला उच्च कोटि की थी। उन्होंने लेखन की किसी प्रणाली का विकास नहीं किया। अब ध्यान देंगे यहाँ पर, ठीक है। किंतु उनके पास हिसाब लगाने की एक प्रणाली अवश्य थी। यह थी क्विपू। क्विपू क्या था? तो एक हिसाब लगाने की प्रणाली, यानी डोरियों पर गांठें लगाकर गणितीय इकाइयों का हिसाब रखना। तो ये भी ध्यान देंगे। कुछ विद्वानों का विचार है कि इंका लोग इस धागे में एक किस्म का संकेत बुनते थे। इंका साम्राज्य का ढांचा पिरामिड नुमा था, जिसका मतलब यह था कि जब एक बार इंका प्रधान पकड़ लिया जाता तो उसके शासन की सारी श्रृंखला तुरंत टूट जाती थी। और उस समय भी ऐसा ही हुआ जब स्पेनी सैनिकों ने उनके देश पर आक्रमण करने का निश्चय किया। एज़टेक तथा इंका संस्कृतियों में कुछ समानताएं थीं और वे यूरोपीय संस्कृति से बहुत भिन्न थीं। समाज श्रेणीबद्ध था, लेकिन वहाँ यूरोप की तरह कुछ लोगों के हाथों में संसाधनों का निजी स्वामित्व नहीं था। पुरोहितों और समनों को समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त था। यद्यपि भव्य मंदिर बनाए जाते थे जिनमें परंपरागत रूप से सोने का प्रयोग किया जाता था, लेकिन सोने या चांदी को अधिक महत्व नहीं दिया जाता था। तत्कालीन यूरोपीय समाज की स्थिति इस मामले में बिल्कुल विपरीत थी। तो अब आपको यहाँ पर क्या क्या नोट डाउन करना है इस इंका समाज के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको यही ध्यान देना है कि साम्राज्य अत्यधिक केंद्रीकृत था। यहाँ पर लिखिए इंका। साम्राज्य, ठीक है। तो पहला साम्राज्य अत्यधिक केंद्रीकृत था, ठीक है। ये हो गया आपका। राजा में संपूर्ण शक्ति निहित होती थी, ये भी ध्यान देंगे। राजा में संपूर्ण शक्ति निहित। फिर आपका क्या है? ब्रैकेट में लीजिए सत्ता का उच्चतम स्रोत।
अगला, कबीला स्वतंत्र रूप से वरिष्ठों की एक सभा द्वारा शासित होता था। अगला लिखेंगे कबीला, कबीला स्वतंत्र रूप से वरिष्ठों की सभा द्वारा शासित, ठीक है, तथा पूरा कबीला शासक के प्रति निष्ठावान था। फिर है, ये हो गया। अब इसे नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, ये जाहिर सी बात है, कला में माहिर थे तो उच्च कोटि के भवन के निर्माता भी होंगे। लेकिन यहाँ पर इसलिए मैं या फिर आप लिख ही लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर उच्च कोटि है ना, तो यहाँ पर निम्न कोटि कर देगा स्टेटमेंट में, तो ये ध्यान देंगे। तो लिख ही लेते हैं इसको, यहाँ पर कर लीजिएगा कि एस्टेक क्यों लिखे, हम सीधा यही लिखे ना कि इंका के लोग या इंका भी उच्च कोटि के भवन निर्माता थे। ये हो गया, तो ये तो हो गया। फिर और कुछ यहाँ पर चीज़ें हैं इनके बारे में। लेखन प्रणाली का विकास नहीं, तो ध्यान देंगे। जबकि माया में था चित्रात्मक लिपि, ठीक है, तो ये ध्यान देंगे। लेखन प्रणाली का विकास नहीं था। और लास्ट आप लिखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, कि संसाधनों पर निजी स्वामित्व नहीं होता था, ठीक है, तो ये लिख दीजिएगा कि संसाधनों पर निजी स्वामित्व नहीं, ठीक है, ये हो गया आपका संसाधनों पर निजी स्वामित्व नहीं। तो ये है इंका साम्राज्य की विशेषता, इतना आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन की बात करूँ तो क्वेश्चन तो आपके बहुत सारे बन रहे हैं, क्योंकि स्टेटमेंट यहाँ पर बहुत सारा है, और ऐसा तो है नहीं कि एक ही बार में सारा स्टेटमेंट आपको दे देगा, तो यहाँ से घुमा घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन की संभावित बात करूँ मैं, तो यहाँ पर है कि साम्राज्य अत्यधिक केंद्रीकृत था, तो क्या कर देगा कि साम्राज्य बी केंद्रीकृत था। तो इसका आप ध्यान रखेंगे, ये बी केंद्रीकृत नहीं, हालांकि क्वेश्चन बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, तो ये ध्यान देंगे। राजा में संपूर्ण शक्ति नहीं होती थी, तो यहाँ पर कर देगा कि मंत्री परिषद में, ऐसे कर देगा मंत्री, या जो एक तरीके से, हाँ ऐसे ही मंत्री परिषद में कर देगा। तो ध्यान देंगे आप यहाँ पर कि संपूर्ण शक्ति, अब जाहिर सी बात है यहाँ पर इसको अगर आप पकड़ लेंगे तो इसे भी पकड़ लेंगे कि जब साम्राज्य केंद्रीकृत है, इसका मतलब कि वहाँ का जो राजा है वो बहुत ही शक्तिशाली है, ठीक है, और वही लास्ट निर्णय लेगा, सत्ता का उच्चतम स्रोत उसी में है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। कबीला स्वतंत्र रूप से वरिष्ठों हैं यहाँ पर, तो वरिष्ठों नहीं, यहाँ पर कर देगा कि विद्वानों, या कर देगा आपका राजा, तो ये गलत है। राज्यसभा जो था ये विद्वानों के द्वारा शासित होता था, या कर देगा कि राजा के द्वारा शासित होता था। अब यहाँ पर कर देगा पूरा कबीला शासक के प्रति निष्ठावान था, तो यहाँ पर कर देगा कि पूरा कबीला शासक के प्रति निष्ठावान नहीं होता था, तो ये भी गलत है। इंका भी उच्च कोटि के भवन निर्माता थे, तो यहाँ पर कर देगा कि इंका निम्न कोटि के भवन निर्माता थे, जो कि गलत है। लेखन प्रणाली का विकास नहीं था, तो यहाँ पर कर देगा कि माया साम्राज्य की तरह यहाँ भी चित्रात्मक लिपि या लेखन प्रणाली का विकास हुआ
था, ऐसे कर देगा, ठीक है, जो कि गलत है। संसाधनों पर निजी स्वामित्व तो नहीं था, तो यहाँ पर कर देगा कि संसाधनों पर निजी तथा सार्वजनिक दोनों, निजी तथा एक तरीके से सरकारी दोनों स्वामित्व होता था। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि निजी स्वामित्व नहीं था, ठीक है, जो कि सही है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके कितने सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका। तो इस तरीके से आप इसको भी ध्यान में रखेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से दिया है यहाँ पर इन तीनों लोगों के बारे में। तो ये तीनों आप तुलनात्मक रूप से तुलना कर करके याद करेंगे तो भूलेंगे ही नहीं, ठीक है, और जब तुलना नहीं करेंगे आप तो भूल जाएंगे, ठीक है। तो और भी हमने यहाँ पर कुछ शब्दावलियाँ वो किया था, अच्छा ये था, हाँ, ये शब्दावली थी क्विपू। तो क्विपू क्या था? क्विपू था क्विपू हिसाब लगाने की प्रणाली थी, हिसाब लगाने की प्रणाली, ठीक है। यहाँ से ये हो गया। और एक चीज़ और था बहुत ही इम्पोर्टेंट, वो भी था, अच्छा ये था, यहाँ पर ये भी लिख देंगे कि इंका सभ्यता का आधार कृषि था। ध्यान देंगे यहाँ पर, इंका सभ्यता का आधार कृषि तो था, लेकिन भूमि बहुत उपजाऊ नहीं थी, लेकिन भूमि बहुत उपजाऊ नहीं था। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। यहाँ पर नहीं था बिल्कुल सही है, ठीक है, नहीं था ये बिल्कुल सही है, कर देगा कि बहुत उपजाऊ था, बहुत उपजाऊ था। तो बहुत उपजाऊ नहीं था इसलिए तो ये सीढ़ीदार खेती करते थे, ठीक है, पहाड़ी इलाकों में भूमि नहीं है तो ये मजबूर होते थे सीढ़ीदार खेती करने के लिए। तो ये भी चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि ओवर थिंकिंग लगा के कर दें कि अरे जब सभ्यता का आधार ही कृषि था तो फिर भूमि कैसे उपजाऊ नहीं होगी। तो ऐसे ओवर थिंकिंग आपको नहीं लगानी है, इससे आपको बचना है। तो इसलिए बचने के लिए आपको कई बार इसको रिवीजन करना होगा, और रिवीजन करने में असली मज़ा तभी आएगा जब आप इसको खुद नोट डाउन करके पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम बुक में हाईलाइट करते हैं ना तो कम से कम उसको जब 6-7 बार आप रटेंगे जब जाके वो याद होगी। क्योंकि बुक को आप ही देख लीजिए, अगर एक चैप्टर आप पढ़ रहे हैं 10 दिन बाद खोलेंगे तो यूँ लगेगा आपने इसको पढ़ा ही नहीं था, नया कर रहे हैं। लेकिन वही चीज़ अगर आप लिख के पढ़ते हैं तो वो चीज़ें बहुत जल्दी याद होती हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। जैसे कि पॉलिटी का ही है, समझ जाएंगे। अब वित्त आयोग के बारे में पूछ लेगा कि आपने टेस्ट दिया कि वित्त आयोग जो है वो पुनर्नियुक्ति के पात्र होता है, ठीक है, बुक में अपने हाईलाइट कर लिया। लेकिन जैसे ही आपको क्वेश्चन आएगा तो आप सुनेंगे अरे यार वित्त आयोग है तो ये पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा या नहीं होगा, अरे नहीं होगा, ठीक है, ऐसे कर देंगे आप। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कैग है, अब वो पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं है। महान्यायवादी है, वो पुनर्नियुक्ति का पात्र है। इसी तरीके से वित्त आयोग है, वो भी पुनर्नियुक्ति का पात्र है। तो ये जो छोटी छोटी बारीकियां हैं ना, इसको आप बार बार किताब में हाईलाइट करके पढ़ेंगे जब जाके याद होगी। और उसको आप लिख के अगर 2 से 3 बार भी अगर घुमाएंगे ना नज़र को, एक बार जब लिखा, जब देख लीजिए, लिखने के तुरंत बाद फिर उसको देखिए, और सुबह उठते ही उसको देख लीजिए, अगले दिन फिर शाम में सोते सोते देख लीजिए, कभी भी आप नहीं भूलेंगे। तो ये होता है पढ़ने का तरीका। तो अपने माइंड में ये थिंकिंग बना के मत बैठिए कि मैं जब इसको 10 बार पढ़ूंगा तो ही मुझे याद होगा, या 10 बार पढ़ूंगी तो ही मुझे याद होगा। ये मत सोचिए, आप ये सोचिए कि किस तरीके से इसको, क्यों मैं 10 बार क्यों पढ़ूं। ऐसी मेंटलिटी बना करके मत पढ़िए कि 10 बार पढ़ेंगे तब याद होगा। आप ये मेंटलिटी बनाइए कि 10 बार पे भला टाइम क्यों देना, क्या चीज़ है जो याद नहीं होगा। इस तरीके से मेंटलिटी बना करके पढ़िए, डेफिनेटली आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, और धीरे धीरे करके सच में आप एक ही बार पढ़ेंगे उस चीज़ को याद हो जाएगा, ठीक है। टॉपर्स क्या करते हैं, टॉपर्स एक बार बढ़िया से पढ़ लेते हैं, फिर उनको कोई टेंशन नहीं रहता एग्जाम में, चाहे 4 महीने रहे या 2 महीने, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उनको पता है कि आराम से निकल जाएगा। तो वही नब्ज़ जो है आपको भी पकड़नी है, और ये बिल्कुल अपने माइंड से निकाल दीजिए कि हम 10 बार कोई चीज़ पढ़ेंगे, 12 बार कोई चीज़ पढ़ेंगे तो ही हमें याद होगा। आप सोचिए कि 1 से 2 बार, इससे ज़्यादा इस पर टाइम देना बेकार है। इसी में ज़िंदगी निकल जाएगी आपकी। अगर 10 बार 12 बार आप किसी चीज़ को रटते हैं तो कभी भी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा।
अभी भी कितने लोग होंगे जिनको लग रहा होगा कि यार मेरा तो सिलेबस कंप्लीट है ही नहीं, तो एक काम करता हूँ मैं इस बार 2023 का छोड़ ही देता हूँ, 24 में दूंगा। ऐसे करते करते पूरा टाइम निकल जाएगा और हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो मेंटलिटी अपना आप चेंज कीजिए। तो ये कुछ नहीं है, इसे भी आप छोड़ सकते हैं, ये हमने देख ही लिया। अब देखते हैं यूरोप वासियों की खोज यात्राएं। इसे देखते कितना और बचा है। बाप रे, अभी तो बहुत है, कोई ना, देखते हैं इसको, है ना। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर आने वाला है, आधुनिकीकरण की ओर। तो देखते हैं, इसको निकालते हैं। ठीक है, यहाँ से है। तो यहाँ पर कह रहा है कि दक्षिणी अमेरिका और कैरेबियन लोगों को यूरोपवासियों के अस्तित्व का पता तभी चला जब यूरोपवासी अटलांटिक सागर को जहाज़ों द्वारा पार करके वहाँ पहुँचे। सन 1380 में कुतुबनुमा यानी दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार हो चुका था। तो कुतुबनुमा क्या है, ध्यान देंगे, ये कुतुबनुमा जो है ये दिशा सूचक यंत्र है, ठीक है, जिससे यात्रियों को खुले समुद्र में दिशाओं की सही जानकारी लेने में सहायता मिल सकती थी। लेकिन उनका इस्तेमाल 15वीं शताब्दी में ही आकर के हो पाया, जब लोगों के अनजान मुल्कों की ओर दुस्साहसिक समुद्री यात्राएं की। इस समय तक समुद्री यात्रा पर जाने वाले यूरोपीय जहाज़ों में भी काफ़ी सुधार हो चुका था। बहुत बड़े जहाज़ों का निर्माण होने लगा जो विशाल मात्रा में माल की ढुलाई करते थे, साथ ही आत्मरक्षा के अस्त्र शस्त्रों से भी लैस होते थे ताकि शत्रुओं के आक्रमण का मुकाबला किया जा सके। पूरी 15वीं सदी के दौरान यात्रा वृत्तांतों का और सृष्टि वर्णन तथा भूगोल की पुस्तकों के प्रसार ने लोगों में व्यापक रुचि उत्पन्न की। तो यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं है, बस इतना ध्यान रखेंगे कि जो कुतुबनुमा है वो क्या है, तो ये दिशा सूचक यंत्र है। बस एक यहाँ पर लिख लीजिए छोटा सा, कुतुबनुमा, कुतुबनुमा है, कुतुबनुमा नहीं है, कुतुबनुमा क्या है, तो दिशा सूचक यंत्र है। बस हो गया, बन गया आपके नोट्स, ठीक है, बन गए, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ऐसा करिए, अब यहाँ पर देखते हैं 1477 में टॉलमी की जियोग्राफी नाम की पुस्तक। तो ध्यान देंगे, ये जियोग्राफी नहीं है, ठीक है, जोग्राफी बायोलॉजी वो नहीं है, ये अलग है। अच्छा सॉरी, ये जियोग्राफी है, मैं बायोग्राफी समझ रही थी। बायोग्राफी के तो वो है ना आपके जीव विज्ञान के अरस्तु हैं, और वनस्पति विज्ञान के कौन है, तो थियोफेस्टस हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि साइंस के भी क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पर मेरे ध्यान में वही आ गया है कि ये बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है। तो ये जीव विज्ञान नहीं है, ये सही है, ये जियोग्राफी है, ठीक है। तो 1477 में टॉलमी की जियोग्राफी नाम की पुस्तक मुद्रित हुई और इसीलिए लोगों द्वारा व्यापक रूप से पढ़ी गई। मिस्रवासी टॉलमी ने विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति को अक्षांश और देशांतर रेखाओं के रूप में व्यवस्थित किया था। इन विवरणों को पढ़ने से यूरोपवासियों को दुनिया के बारे में कुछ जानकारी मिली, जिसे उन्होंने 3 महाद्वीपों यानी यूरोप, एशिया और अफ्रीका में बटा हुआ समझा। टॉलमी ने बताया कि दुनिया गोल है, लेकिन उसने महासागरों की चौड़ाई को काफ़ी कम आंका था। यूरोपवासियों को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि अटलांटिक के दूसरी ओर भूमि पर पहुंचने के लिए उन्हें कितनी दूरी तय करनी होती थी। मतलब कोई भी अंदाज़ा ही नहीं होता था उनको, चूँकि ये सोच रहे थे कि यह दूरी बहुत कम होगी, इसीलिए उनमें से कई बिना सोचे समझे ही समुद्र में उतरने के लिए उतारू रहते थे, ठीक है। तो हालांकि जब किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं रहती है, जैसे कि यूपीएससी को ही अगर हम ले, तो यूपीएससी हम सुनने में तो बहुत बढ़िया लगता है कि फर्स्ट रैंक लाया, ठीक है, हम भी करेंगे। अब बिना सोचे समझे उतर गए, बाद में आकर के पता लगा करियर सिलेबस ही बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यही हाल था। 15वीं शताब्दी में आइबेरियाई प्रायद्वीप यानी स्पेन और पुर्तगाल के लोग इस खोज यात्राओं में सबसे आगे रहे। पहले इतिहासकार इन समुद्री यात्राओं को खोज यात्रा कहा करते थे, परंतु बाद में उन्होंने ऐसा कहना छोड़ दिया। बाद के इतिहासकारों ने यह कहा कि अनजान इलाकों की ओर पुरानी दुनिया के लोगों को ये पहली समुद्री यात्राएं नहीं थी। पहले भी अरब, चीनी और भारतीय यात्री और प्रशांत द्वीप समूह के नाविक अपने समुद्री जलयानों में बैठकर बड़े बड़े महासागरों के आर पार जा चुके थे। तो यहाँ भी कुछ भी नहीं है आपका, ठीक है।
फिर आप यहाँ पर स्पेन, पुर्तगाल, ये सब तो जान ही रहे हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ आते हैं 14वीं शताब्दी के मध्य से 15वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोप की अर्थव्यवस्था गिरावट के दौर से गुजर रही थी। प्लेग और युद्धों ने यूरोप के अनेक भागों में आबादी को उजाड़ दिया। व्यापार में मंदी आती गई और वहाँ सोने तथा चांदी की कमी आ गई, जो कि उन दिनों यूरोप में सिक्के बनाने के काम आती थी। यह स्थिति इससे पहले कि उस स्थिति बिल्कुल विपरीत थी, जब बढ़ते हुए व्यापार ने इटली के नगर राज्य को समृद्ध बना दिया। तो यहाँ से भी आपका कुछ भी नहीं है, ये भी छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ भी कुछ नहीं है आपका, ये भी कुछ नहीं है, ये भी आप छोड़ सकते हैं। कोलंबस और वास्को डी गामा, इसके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी और वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। तो देख लेते हैं एक बार कोलंबस के बारे में भी। तो कह रहा है कि क्रिस्टोफर कोलंबस एक स्वयं शिक्षित व्यक्ति था, लेकिन उसमें साहसिक कार्य करने और नाम कमाने की उत्कृष्ट इच्छा थी। भविष्यवाणियों में विश्वास करते हुए वह यह मानता था कि उनके भाग्य में पश्चिम की ओर से यात्रा करते हुए पूर्व की ओर जाने का रास्ता खोजना लिखा है। वह कार्डिनल पियरे डिएली द्वारा 1410 में लिखी गई खगोल शास्त्र भूगोल की पुस्तक इमगो मुंडी से बहुत प्रेरित था। तो ध्यान देंगे, ये जो इमगो मुंडी है किसने लिखा था? तो पियरे ने लिखा था। बस इतना ध्यान रखेंगे आप, पियर ने लिखा था, पियर, ठीक है। उसने इस संबंध में पुर्तगाल के राजा के समक्ष अपनी योजनाएं प्रस्तुत की, लेकिन वे मंजूर नहीं हुई। पर सौभाग्य से स्पेन के प्राधिकारियों ने उसकी एक साधारण सी योजना स्वीकार कर ली और वह उसे पूरा करने के लिए 3 अगस्त 1492 को पालोस के पत्तन से अपने अभियान पर जहाज द्वारा रवाना हो गया। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि जब कोलंबस ने अपनी यात्रा शुरू की थी तो वह कहाँ से, किस पत्तन से किया था, किस बंदरगाह से किया था? तो वो किए थे पालोस के पत्तन से, ठीक है, पालोस के पत्तन से। पालोस बंदरगाह भी कर देगा, ठीक है। लेकिन कोलंबस और उसके साथी अनुमान से अधिक लंबी चलने वाली अटलांटिक यात्रा के लिए तैयार नहीं थे। उनका बेड़ा छोटा सा था, जिसमें सांता मारिया नाम की एक छोटी नाव और 2 कैरेवल छोटे हल्के जहाज पिंटा और नीना थे। तो ध्यान देंगे, उनके जहाज का नाम क्या था? तो सांता मारिया, ठीक है, नाव थी, नाव। और 2 छोटे कैरेवल थे, उनका नाम था, मतलब हल्के जहाज थे, उनका नाम था पिंटा और नीना। सांता मारिया की कमान स्वयं कोलंबस के हाथों में थी। उसमें 40 कुशल नाविक थे। यात्रा पर जाते समय अनुकूल व्यापारिक हवाओं के सहारे उनका बेड़ा आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन रास्ता लंबा था। 33 दिनों तक बेड़ा तैरता हुआ आगे बढ़ता गया, मगर तट के दर्शन नहीं हुए। ऊपर आकाश था तो नीचे समुद्र। अब तो उसके नाविक बेचैन हो उठे और उनमें से कुछ तुरंत वापस चलने की मांग कर। अब जाहिर सी बात है भाई, कोई भी घबरा जाएगा। आखिर 12 अक्टूबर 1492 को उन्हें ज़मीन दिखाई दी, जिसे कोलंबस ने भारत समझा, लेकिन वह स्थान बहामा द्वीप समूह था, गुआनाहानी द्वीप था। तो ध्यान देंगे कि जो तट दिखाई दिया था उसका नाम क्या था? तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बहामा द्वीप समूह था वो, ठीक है। यह कहा जाता है कि इस द्वीप समूह को बहामा नाम कोलंबस द्वारा इसीलिए दिया गया था क्योंकि वह चारों ओर से छिछले समुद्र, जिसे स्पेनिश में बाजा मार कहते हैं, से घिरा हुआ था। गुआनाहान में इस बेड़े के नाविकों का अरावाक लोगों ने स्वागत किया। अब अरावाक कौन थे? तो आपने पढ़ ही लिया, अरावाक वही थे अभी हमने जो ऊपर पढ़ा है, ठीक है। ये बहुत ही शांति प्रिय लोग होते थे, झगड़े वगैरह जो है नहीं करते थे, बातों से अपने झगड़े को सुलझाते थे। तो यही वो अरावाक थे। अरावाक लोग शांति, देखिए यहाँ पर दे भी दिया, अरावाक लोग शांति प्रिय थे। उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और अपना खाने पीने का सामान नाविकों के साथ मिल बांट कर खाया। अब तो ये तो अरावाक थे। अब सपोज की जगह अगर अंडमान निकोबार की तरह लोग होते तो क्या करते, ठीक है। तो ये हो गया आपका। वस्तुतः कोलंबस उनकी इस उदारता से बहुत प्रभावित हुआ। उसने इस बारे में अपने रोजनामचे में लिखा, वे इतने ज़्यादा उदार और सरल स्वभाव के लोग हैं कि अपना सब कुछ देने को तैयार हैं। वे कभी इनकार नहीं करते थे, बल्कि वे सदा बांटने को तत्पर रहते हैं और इतना अधिक प्यार जताते हैं कि मानो उनका प्यार भरा कलेजा ही बाहर निकल आएगा। तो ये आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से ये किसका कथन है कि वे इतने ज़्यादा उदार और सरल स्वभाव के थे? तो इसने किसने कहा था? कोलंबस ने कहा था। और ये भी पूछ लेगा आपसे कि किसके बारे में कहा। यहाँ पर मैं कर दूँगा, 2 क्वेश्चन बनेगा, किसने कहा? तो किसने कहा?
कोलंबस ने। ठीक है, और किसके बारे में कहा? तो किसके बारे में कहा था? तभी आप देखें अरावाक के बारे में। अरावाक, अरावाक के बारे में। कोलंबस ने गुआनाहानी में स्पेन का झंडा गाड़ दिया। ठीक है, वहाँ उसने एक सार्वजनिक उपासना करवाई और स्थानीय लोगों से बिना पूछे ही अपने आप को वायसराय घोषित कर दिया। उसने बड़े द्वीप समूह क्यूबाना स्पेन, क्यूबा जिसे उसने जापान समझा था, और किसकिया नया नाम हिस्पानियोला दो आज, ये छोड़ दिए, सब नहीं पूछेगा इतना। ठीक है, कौन से देश हैं, कौन सा क्या नाम दिया, ये नहीं पूछेगा। तो फिर कह रहा है कि लेकिन कोलंबस और उसके साथ ही इस संबंध में आगे कुछ और करते उससे पहले ही उनका यह अभियान दुर्घटनाओं में फंस गया और खूंखार कैरिब कबीलों की प्रचंडता का भी उन्हें सामना करना पड़ा। तो ये खूंखार कैरिब वही थे जिन्होंने ये अरावाक जनजाति थी, इनको खदेड़ दिए थे। ये लोग आकर के फिर इस द्वीप पे बसे थे, गुआनाहानी द्वीप पर, जिसकी खोज इसने कोलंबस ने की थी। तो ये बहुत खूंखार होते थे, ये शांति प्रिय नहीं होते थे, ये भी ध्यान देंगे। कैरिब बहुत ही खूंखार होते थे। ठीक है, नाविक जल्दी से जल्दी घर लौटने के लिए अधीर हो गए। वापसी यात्रा अधिक कठिन साबित हुई क्योंकि जहाज़ों को दीमक लग गई थी और नाविकों को थकान व घर की याद सताने लगी थी। इस संपूर्ण यात्रा में कुल 32 सप्ताह लगे। आगे चल के ऐसी 3 यात्राएं और आयोजित की गईं जिनके दौरान कोलंबस ने बहामा और बृहत्तर एंटीलीज द्वीपों, दक्षिणी अमेरिका की मुख्य भूमि और उसके तटवर्ती इलाकों में अपना खोज कार्य पूरा किया। देखिए, ये हार नहीं माना, इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि जुनून था। ठीक है, परवर्ती यात्राओं से यह पता चला कि इस स्पेनी नाविकों ने इंडीज नहीं बल्कि एक नया महाद्वीप की खोज निकाला, एक नए महाद्वीप को ही खोज निकाला है। कोलंबस की विशेष उपलब्धि यह रही कि उसने अनंत समुद्र की सीमाएं खोज निकाली और यह करके दिखा दिया कि यदि 5 सप्ताहों तक व्यापारिक हवाओं के साथ साथ यात्रा की जाए तो पृथ्वी के गोले के दूसरी ओर पहुंचा जा सकता है। अक्सर जगहों को उन्हें खोजने वालों के अनुसार नाम दिया जाता है, इसलिए यह एक अजीब बात है कि कोलंबस की स्मृति में समस्त अमेरिका महाद्वीप को नहीं बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका के एक छोटे से जिले में और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमोत्तर भाग में स्थित एक देश का नामकरण किया गया है, जबकि वह उन दोनों इलाकों में से किसी एक में भी नहीं गया था। उसके द्वारा खोजे गए महाद्वीपों उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका का नामकरण फ्लोरेंस के एक भूगोलवेत्ता अमेरिगो वेस्पुस्सी के नाम पर किया गया। देखिए, मतलब कितनी इसके साथ कह सकते हैं कि नाइंसाफ़ी हुई थी। जिसने उसके विस्तार का अनुभव किया, उन्हें नई दुनिया के नाम से संबोधित किया। उसके लिए अमेरिका नाम का प्रयोग सर्वप्रथम एक जर्मन प्रकाशन द्वारा 1507 में किया गया। तो यहाँ से कुछ भी नहीं है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं अमेरिका में स्पेन के साम्राज्य की स्थापना। स्पेनी साम्राज्य का विस्तार बारूद और घोड़े के इस्तेमाल पर आधारित सैन्य शक्ति की बदौलत हुआ। स्थानीय लोगों को या तो नजराना देना पड़ता था या फिर सोने व चांदी की खानों में काम करना पड़ता था। विशेष बात यह थी कि वहाँ प्रारंभ में खोज के बाद छोटी छोटी बस्ती बसानी पड़ती थी, जिसमें रहने वाले स्पेनी लोग स्थानीय मजदूरों पर निगरानी रखते थे। स्थानीय प्रधानों को नए नए प्रदेश और संभव हो तो सोने के नए नए स्रोत खोजने के लिए भर्ती किया जाता था। सोने की लालच से गंभीर हिंसक घटनाएं भड़की। तो यही बात है ना कि जो अरावाक जो जनजाति थी वो सोने को इतना महत्व नहीं देती थी, हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ा, जबकि यूरोपीय इसके विपरीत थे, वे सोने चांदी के लिए बहुत मरते थे, जिसका स्थानीय लोगों ने प्रतिरोध किया। जिसमें कौन थे? ये अरावाक भी थे, क्योंकि आपको पता है अभी ऊपर हम देखा कि अरावाकों का पतन कैसे हुआ था। ये बेचारे तो शांति प्रिय थे, लड़ाई नहीं करते थे, बातों के माध्यम से सुलझाते थे, जबकि ये तलवार के माध्यम से बात करते थे। तो इन्हीं के कारण अरावाकों का जो है पतन हुआ था। स्पेनी विजेताओं की कठोर आलोचक कैथोलिक भिक्षु बार्टोलोम डी लॉस कैसोस ने कहा है कि स्पेनी उपनिवेशक अक्सर अपनी तलवारों की धार अरावाकों के नंगे बदन पर आजमाते। अब देख लीजिए, मतलब इतना अत्याचार करते थे इन पे। जब सैनिक दमन और बिगाड़ का तांडव हो रहा था, तभी महामारी का विनाश लीला ने नया मोर्चा खोल दिया। पुरानी दुनिया की बीमारियों, विशेषतः चेचक ने अरावाक लोगों पर कहर ढा दिया, क्योंकि उनमें प्रतिरोध क्षमता नहीं थी। अब वो बिल्कुल आगे से ही पहले से शांतिप्रिय थे,
शांति तरीके से वो होते थे, ठीक, लड़ाई झगड़े से बहुत दूर रहते थे। तो यही कह रहा है कि उनमें जो था ये प्रतिरोध क्षमता नहीं उतनी, अब अगर वो स्टार्टिंग से लड़ाई वड़ाई करते तो कुछ हद तक झेल भी ले जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी शांति प्रिय थे, तो इनकी बॉडी भी उसी तरीके से बनी हुई थी। तो इसीलिए कहा था ना कि हम अपने माइंड को जितना ही एक्सरसाइज करवाएंगे हमारा माइंड उतना ही तेज होगा। देखिए, कोई बादाम खाने से, कुछ भी खाने से आपका माइंड नहीं बढ़ेगा जब तक कि आप खुद को उस काबिल नहीं बनाएंगे, खुद से मेहनत नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिर कह रहा कि स्थानीय लोग ये मानते थे कि इन बीमारियों का कारण स्पेनियों द्वारा चलाई जाने वाली अदृश्य गोलियां थीं। अरावाको और उनकी जीवन शैली का लोप निहायत खामोशी से स्पेनियों के साथ हुए उस दुखांत मुकाबले की याद दिलाता है। मतलब इतना अत्याचार किया इन्होंने उन बेचारों पर। कोलंबस के अभियानों के बाद स्पेनवासियों द्वारा मध्यवर्ती और दक्षिणी अमेरिका में खोज बराबर चलती रही और उसमें सफलता मिलती गई। आधी सदी के भीतर ही स्पेनवासियों ने लगभग 40 डिग्री उत्तरी से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक के समस्त क्षेत्र को खोज कर बिना किसी चुनौती के उस पर अपना आसानी से अधिकार जमा लिया। तो यहाँ भी कुछ भी नहीं है, एक कहानी है, तो आप देख सकते हैं। तो आप मेरे हिसाब से अब अरावाक जनजाति को आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। उपरोक्त घटनाओं से पहले स्पेनवासियों ने इस क्षेत्र के 2 बड़े साम्राज्यों को जीतकर अपने कब्जे में कर लिया। तो ये कुछ नहीं है, जीता था बस। अब कॉर्टेस और एज़टेक लोगों के बारे में पढ़ लेते हैं। हालांकि इनके बारे में तो हम लोग पढ़ ही लिए, केंद्रीय साम्राज्य था, ठीक है, ये सब बहुत अच्छे से पढ़ लिया हमने एज़टेकों के बारे में। तो कह रहा है कि कार्टोस और उनके सैनिकों ने मैक्सिको को रौंदते हुए उसे चुटकियों में जीत लिया। 1519 में कार्टोस क्यूबा में मैक्सिको आया था, जहां उसने टाटानैक समुदाय से दोस्ती कर ली। टाटानैक लोग एज़टेक शासन से अलग होना चाहते थे। एज़टेक शासक मोंटेजुमा ने कोर्टोस से मिलने के लिए अपना एक अधिकारी भेजा। वह स्पेनवासियों की आक्रमण क्षमता, उनके बारूद और घोड़े के प्रयोग को देखकर घबरा गया। स्वयं मोंटेजुमा को भी यह पक्का विश्वास हो गया कि कोर्टेस सचमुच किसी निर्वासित देवता का अवतार है जो अपना बदला लेने के लिए फिर से प्रकट हुआ। तो कुछ नहीं है, छोड़िए इसको, ये भी छोड़ दीजिए, ये भी छोड़िए, यहाँ भी कुछ नहीं है, ठीक है। बस बताया है कैसे यहाँ पर लोगों ने उस पर वो किया, पर हालांकि ऐसा कोई क्वेश्चन आपका बनेगा नहीं। यहाँ भी आपकी कोई शब्दावली नहीं है। इंका के बारे में तो हम लोग पढ़ ही लिए, पिंजारो। कह रहा है कोर्टेस के विपरीत पिंजारो गरीब और अनपढ़ था। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, तुलनात्मक रूप से यहाँ पर बात की जा रही है, इसको हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है, इसको लिख लेंगे आप कॉपी में। वह सेना में भर्ती होकर 1502 में कैरिबियन द्वीप समूह में आया था। उसने कहानियों में इंका राज्य के बारे में यह सुन रखा था कि वह चांदी और सोने का देश है। उसने प्रशांत से वहाँ पहुँचने के लिए कई प्रयत्न किए। एक बार जब वह अपनी यात्रा से घर लौटा तो वह स्पेन के राजा से मिलने में सफल हो गया। इस मुलाकात के दौरान उसने राजा को इंका के कारीगरों द्वारा बनाए गए सोने के सुंदर सुंदर मर्तबान दिखाए। राजा के मन में लोभ जाग उठा और उसने पिंजारो को यह वचन दे दिया कि अगर वह इंका प्रदेश को जीत लेगा तो उसे वहाँ का राज्यपाल बना दिया जाएगा। मतलब किसी न किसी पतन का कारण, किसी भी साम्राज्य के पतन का कारण अक्सर लालच ही होता था, ठीक है। और आज भी यही चीज़ है कि भाई भाई में ज़मीन को लेकर के विवाद हो जाते हैं, तो आज भी लालच ही है कि कहीं ज़मीन उसके हक में ना चला जाए। तो कोई ना कोई तरीका ज़रूर होता है और सबका एक ही कारण होता है, लालच, ठीक है। पिंजारो ने कॉर्टेस का तरीका अपनाने की योजना बताई, लेकिन वह यह देखकर क्षुब्ध हुआ कि इंका साम्राज्य की स्थिति वहां से भिन्न थी। 1532 में वहां अताहुआल्पा ने एक गृहयुद्ध के बाद इंका साम्राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। तभी वहां के परिदृश्यों में पिंजारो ने प्रवेश किया। उसने जाल बिछाकर राजा को बंदी बना लिया। राजा ने अपने आप को मुक्त कराने के लिए एक कमरा भर सोना फिरौती में देने का प्रस्ताव किया। आज तक के इतिहास में इतनी बड़ी फिरौती किसी को नहीं मिली थी, लेकिन पिंजारो ने अपना वचन नहीं निभाया। उसने राजा का वध करवा दिया और उसके सैनिकों ने भी भरकर लूटमार मचाई। लूटपाट के बाद इंका राज्य क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। विजेताओं की क्रूरता के कारण 1534 में विद्रोह भड़क उठा, जो 2 साल तक चलता रहा, जिसके दौरान हजारों की संख्या में लोग युद्ध और महामारियों के कारण मौत के मुंह में चले गए। अगले 5 वर्षों में स्पेनियों ने पोटोसो, ऊपरी पेरू, आज का बोलिविया जो है, कि खानों में चांदी के विशाल भंडारों का पता लगा लिया और उन खानों में आप काम करने के लिए उन्होंने इंका लोगों को गुलाम बना लिया। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये है कि पेरू जो है
आज भी चांदी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ध्यान देंगे, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादन यहीं पर होता है, एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा उत्पादक यही है चांदी का, पेरू, आज भी। ठीक है, अभी भी डाटा आया है इसका, तो पेरू ही चांदी में आगे है, पेरू मैक्सिको। ठीक है, अब कैब्राल और ब्राज़ील, इसके बारे में देखते हैं। हालांकि बीच में यहाँ छोड़ दीजिएगा, बीच में तो यहाँ पर कुछ भी आपका नहीं है। ब्राज़ील पर पुर्तगालियों का कब्जा तो इत्तेफाक से ही हुआ। सन 1500 में पुर्तगाल निवासी पेड्रो अल्वारेज कैब्राल जहाज़ों का एक शानदार जुलूस लेकर भारत के लिए रवाना हुआ। तूफानी समुद्र से बचने के लिए उसने पश्चिमी अफ्रीका का एक बड़ा चक्कर लगाया और यह देखा कि उस प्रदेश के समुद्र तट पर पहुंच गया जिसे वर्तमान में ब्राज़ील कहा जाता है। दक्षिणी अमेरिका का यह पूर्वी भाग उस क्षेत्र में आता था जिसे पोप ने पुर्तगाल को सौंप रखा था, इसलिए वे अविवादित रूप से इसे अपना इलाका मानते थे। तो यहाँ से भी कुछ नहीं है। पुर्तगाल वासी ब्राज़ील की बजाय पश्चिमी भारत के साथ अपना व्यापार बढ़ाने के लिए अधिक उत्सुक थे, क्योंकि ब्राज़ील में सोना मिलने की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन वहाँ एक प्राकृतिक संसाधन था जिसका उन्होंने भरपूर लाभ उठाया और यह संपदा थी टिम्बर, यानी इमारती लकड़ी। तो ध्यान देंगे, टिम्बर क्या थी? तो टिम्बर एक इमारती लकड़ी की खान थी। ब्राज़ील वुड वृक्ष, जिसके नाम पर यूरोपवासियों ने, अच्छा खान कह रही मैं, इमारती लकड़ी था ये। ठीक है, जिसके नाम पर यूरोपवासियों ने इस प्रदेश का नामकरण किया, से एक सुंदर लाल रंजक मिलता था। ब्राज़ील के मूल निवासी लोहे के चाकू, छुरियों और आरियों के बदले में, जिसे वे अद्भुत वस्तु मानते थे, इन पेड़ों को काटने और उनके लट्ठे बनाकर जहाज़ों तक ले जाने के लिए तुरंत तैयार रहते थे। यानी वहाँ पर इसके बदले वस्तु विनिमय कह सकते हैं कि ये चाकू, छुरा, लोहे से बनी कोई भी चीज़ लेने के लिए ये उनको तुरंत वो कर देते थे कि ठीक है आप आइए, हमारे पेड़ों को काटिए और हम ही आपके जहाज़ तक इस लट्ठे को पहुँचा भी देंगे। ठीक है, ये क्या कह रहा है? एक हाशिए, चाकू या कंघे के बदले में ढेरों मुर्गियों, बंदर, तोते, शहद, मोम, सूती धागा और अनन्य चीज़ें जो भी इन गरीब लोगों के पास से देने को तैयार थे। अब बताइए, मतलब लोहा इनके लिए इतना इम्पोर्टेंट था। तुम फ्रांसीसी और पुर्तगाली लोग इस लकड़ी की तलाश में इतनी दूरी से यहाँ क्यों आते हो? ये तुम्हारे देश में लकड़ी, क्या तुम्हारे देश में लकड़ी नहीं है? ये तो मतलब बिल्कुल मासूम थे। एक मूल निवासी ने फ्रांसीसी पादरी से पूछा। चर्चा के अंत में उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल बावले हो। तुम लंबा समुद्र पार करते हो, घोर परेशानियां झेलते हो और इतना कठिन परिश्रम करते हो किस लिए? मतलब इनको ये लगता था कि लकड़ी लेके जाते हैं, इतना लंबा समुद्र पार करते हैं, इतनी परेशानी झेलते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, आखिर क्यों? अपने बच्चों के लिए धन इकट्ठा करने के लिए ही ना? क्या जिस भूमि ने तुम्हें पाला पोसा और बड़ा किया और वह तुम्हारे बच्चों का पेट भरने के लिए पर्याप्त नहीं है? हमारे भी माता पिता और बच्चे हैं जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमें यह पक्का विश्वास है कि जिस भूमि ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया वह उतना भी भरण पोषण कर देगी, इसलिए हम लोग आगे की चिंता किए बिना आराम से ज़िंदगी जीते हैं। अब इनको पता नहीं है कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये सब कुछ नहीं, ये कहानी की तरह है, पढ़ लीजिएगा, अच्छा लगेगा। इमारती लकड़ी के इस व्यापार की वजह से पुर्तगाली और फ्रांसीसी व्यापारियों के बीच भयंकर लड़ाइयाँ हुई। इनमें अंततः पुर्तगालियों की जीत हुई, क्योंकि वे स्वयं तटीय क्षेत्र में बसना और उपनिवेश बसाना चाहते थे। 1534 में पुर्तगाल के राजा ने ब्राज़ील के तट को 14 आनुवंशिक कप्तानियों में बांट दिया। उनके मालिकाना हक उन पुर्तगालियों को सौंप दिए जो वहां स्थायी रूप से रहना चाहते थे, और उन्हें स्थानीय लोगों को गुलाम बनाने का अधिकार भी दे दिया। बहुत से पुर्तगाली बासिंदे भूतपूर्व सैनिक थे जिन्होंने भारत के गोवा क्षेत्र में लड़ाइयाँ लड़ी और स्थानीय लोगों के प्रति उनका व्यवहार अत्यंत क्रूर था। तो ऐसे ही लोग आएंगे साथ में, और कौन आएगा? ठीक है, तो ये कहानी की तरह दिया हुआ है, लग तो है रहा कि कुछ इसमें दिया है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण, तो खैर नहीं है। हालांकि मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस में आपको कहानी ही चाहिए होती है लिखने के लिए। तो ये छोड़ दीजिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब इसको देख लेते हैं, विजय, उपनिवेश और दास व्यापार। जो अभियान पहले अनिश्चित परिणाम वाली समुद्री यात्राओं के रूप में शुरू हुए थे, आगे चलकर उनका यूरोप, उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका पर स्थायी प्रभाव पड़ा। 5वीं शताब्दी में शुरू की गई यूरोपीय समुद्री परियोजनाओं ने एक महासागर से दूसरे महासागर तक के अटूट समुद्री मार्ग खोल दिए। इससे पहले तक इनमें से अधिकांश मार्ग यूरोप के लोगों के लिए अज्ञात थे और कुछ मार्गों को तो कोई नहीं जानता था। तब तक कोई भी जहाज कैरेबियन या अमेरिकी महाद्वीपों के जल क्षेत्र में नहीं घुसा था। तो यहाँ भी कुछ नहीं, कहानी ही है, बता रहा है कि कैसे यहाँ से सब ले गए सामान, कैसे उसका उन्होंने यूज किया अपने यहाँ।
किस तरीके से अपने उद्योगों का विकास किया, कैसे लोगों को गुलाम बनाया, तो वही सारी चीज़ें हैं कहानी यहाँ पर। खैर ठीक है, तो एक बार ऐसे ही आप गो थ्रू हो लीजिएगा, बाकी और कुछ नहीं है। ये भी कुछ भी नहीं है, इसे भी छोड़ दीजिए। ये भी वही है, ठीक है, कहानी ही है। यहाँ भी एग्ज़ाम की दृष्टि से कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, मतलब प्री के हिसाब से, मेंस के हिसाब तो है ही ये, ठीक है। तो यहाँ भी कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर था ये समाप्त हो गया, और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, बाकी और भी इम्पोर्टेंट आने वाला है। जो अगला चैप्टर है आधुनिकीकरण, आप सभी को पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये। औद्योगिक क्रांति कैसे हुई, मूल निवासियों का विस्थापन, आधुनिकीकरण के रास्ते क्या थे, क्या क्या अपनाए इन्होंने, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जितनी भी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं आप उसको नोट डाउन करके पढ़िएगा आराम से, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।